नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों के समक्ष पेट का सेट नंबर 4 लेके आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र एवं छात्राएं जुड़ सकें और इस सेशन का लाभ ले सकें। तो आइए कल के हम गृह कार्य पे चर्चा करते हैं। कल मैं आपको एक गृह कार्य दिया था, मैंने विशेष प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष रखे गए हैं। चारों विकल्पों की विशेषता ये है कि 4 के चारों लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बातों पर अपना तर्क रखा है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ये 4 विद्वान हैं। बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक की रचना है। तो आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं। यहाँ पे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। चलिए आगे आ गया आपका गद्यांश, और गद्यांश में देखिएगा, मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। निर्देश में लिखा क्या है? निर्देश में लिखा है, अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। साथ में पढ़ना शुरू कीजिएगा। लिखा गया है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं। फिर आगे है, जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। फिर आगे है, उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। फिर आगे लिखा गया, जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। फिर आगे है भैया, ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। इतना पढ़ने से आपको लग गया होगा कि भीड़ की बातें की जा रही और भीड़ में फंसे लोगों की भी बातें की जा रही हैं। शीर्षक अपने दिमाग में रखिएगा। फिर आगे है, सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। ये बातें हो गई आपके गद्यांश की। गद्यांश में 2-3 बातों को आप ध्यान में रखकर उत्तर दीजिएगा। एक तो भीड़ की बात की गई, और किस भीड़ की बात की गई? लोगों के भीड़ की बात की गई, यानी कि व्यक्तियों की बात की गई, व्यक्तियों के भीड़ की बात की गई, ना कि पशु पक्षी या अन्य जानवरों, और उससे होने वाले नफा और नुकसान की बात की गई है। इसी कड़ी में आपका अगला प्रश्न आता है। इसी कड़ी में हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यह पहला प्रश्न आ गया, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। भैया अब आपको सही शीर्षक बताना है। क्या भीड़ का इस्तेमाल, दूसरा है भीड़ में फंसे लोग, फिर तीसरा विकल्प है भीड़ की शक्ल,
और चौथा विकल्प है भीड़ में कवि। अब यहाँ पे लोग संशय में पड़ते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं और चारों में शीर्षक की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर क्या होगा तो आपको वो ढूंढना है। भीड़ का इस्तेमाल, तो भीड़ का इस्तेमाल ऐसी बातों की चर्चा एक ही बार की गई है। भीड़ में फंसे लोग ये भी बोला गया, लेकिन उस पे उसका आधार नहीं थोपा गया। भीड़ की शक्ल, यही इसका उचित शीर्षक होगा। क्यों होगा मैं आपको बता दूं। भीड़ के तौर तरीकों को यहाँ पे बताया गया, भीड़ किस रूप में होती है, कहाँ कहाँ पे भीड़ होती है, भीड़ से जुड़ी हुई बातों का क्या असर होता है, सारी बात विद्वान ने यहाँ पे कही है। भीड़ में कभी कभी ऐसी कोई बातें नहीं बोली गई। सी वाला विकल्प आपका उचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भीड़ से मुक्ति का उपाय। अब हमें अगर भीड़ से निकलना है तो हमारे पास कौन सा उपाय होना चाहिए। भीड़ में अपनी शक्ल देखना या भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना। इसका उत्तर तो आप आसानी से दे सकते हो, क्योंकि भीड़ में अपनी शक्ल को देखोगे तभी तो भीड़ से निकल पाओगे। बाकी भीड़ में खो जाने से भीड़ से मुक्ति नहीं मिलती, भीड़ का इस्तेमाल करने से भी भीड़ से मुक्ति नहीं मिलती। भीड़ से दूर रहना, अगर दूर रहोगे तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि आप जब फंसोगे नहीं तो निकलोगे कैसे। अगला प्रश्न आपका आता है भीड़ किन के लिए रुकावट है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, भीड़ किन के लिए रुकावट है। बस में चलने वालों के लिए, और दूसरा है मोटर से चलने वालों के लिए, तीसरा विकल्प है दौड़ने वालों के लिए, चौथा विकल्प है पैदल चलने वालों के लिए। अब यहाँ पे भीड़ किन के लिए रुकावट है आपकी पंक्ति में कहा गया, पंक्ति में आपके कहा गया है कि मोटर से चलने वालों के लिए। किसकी? मोटर से चलने वालों के लिए भीड़ एक रुकावट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। जनता के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध। आप लोग उत्तर दीजिएगा कौन सा आपका ये उत्तर होगा। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। जब देखिएगा यहाँ पे जो बातें आपकी पंक्ति में बोली गई उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो यहाँ में भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध ही भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सरकार के विरुद्ध नहीं किया जाता, विरोधियों के विरुद्ध या जनता के विरुद्ध। भले स्वाभाविकता है ये बातें होती हैं, लेकिन पंक्ति के अनुसार ही हमें उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है ये पंक्ति के अनुसार आपको उत्तर देना है कि नेता करते हैं या सरकार, पूंजीपति या सत्ताधारी। वास्तव में अगर बात की जाए तो नेता भी भीड़ का इस्तेमाल करते हैं, सरकारें भी करती है, पूंजीपति लोग भी करते हैं, सत्ताधारी भी करते हैं। लेकिन आपकी पंक्ति में सत्ताधारी के लिए भीड़ के इस्तेमाल करने से संबंधित बातें कही गई हैं, इसलिए ये आपका डी विकल्प आपका पूर्णतः सत्य होगा। चलिए अब आ जाएगा आपके व्याकरण के प्रश्न। व्याकरण के प्रश्न में देखिएगा मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। छायावदोत्तर युग या भारतेंदु युग, छायावाद युग या द्विवेदी युग। चारों में से आपको बताना है किस युग की है। अब छायावदोत्तर की बात करें तो जयशंकर प्रसाद यानी छायावाद के बाद का जो युग है उसे छायावदोत्तर कहते हैं। उसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आता है। भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में भारतेंदु जी की पत्रिका थी कवि वचन सुधा। कौन सी थी? कवि वचन सुधा। हरिश्चंद्र मैगजीन भी थी और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ब्राह्मण पत्रिका भी लिखी गई। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी भी लिखा गया। तो तमाम पत्रिकाओं की रचना वहाँ पे हुई थी। छायावाद युग की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद की इंदु नामक पत्रिका छपी थी और ये आपका मर्यादा पत्रिका द्विवेदी युग की है। कब की है भैया? मर्यादा पत्रिका आपके द्विवेदी युग की है, ये गौर कीजिएगा, मर्यादा पत्रिका द्विवेदी युग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी यानी कि लिखने में किसमें
वर्ण और मात्राओं का उचित प्रयोग हुआ है और ये ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला लिखा है आशीर्वाद, दूसरा लिखा है आशीर्वाद, और तीसरा है अर्शीवाद, और चौथा है अर्शीर्वाद। तो ये आपका ए विकल्प पूर्णतः सही होगा। इसी की वर्तनी आपकी शुद्ध है आशीर्वाद। रेफ वाला रा होता है जिस वर्ण के बाद उसका उच्चारण हो उसके अगले अक्षर पे रेफ रा जाके लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, मैंने विद्यालय जाना है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाक्य में अशुद्ध अंश ढूंढना है। मैंने विद्यालय जाना है, इसको 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया और आपको वो खंड पहचानना है जहाँ पे गलती है। क्या मैंने में गलती है, या विद्यालय में गलती है, जाना या है में गलती है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि मैंने में यहाँ पे गलती है, क्योंकि मैंने के स्थान पे क्या हो जाएगा, मैंने के स्थान पे मुझे होगा, फिर हो जाएगा मुझे विद्यालय जाना है, ये होगा। बाकी विद्यालय जाना है ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। गुण के अनुरूप नाम होना, फिर दूसरा विकल्प है गुण के विरुद्ध नाम होना, तीसरा विकल्प है सी वाला मूर्ख होना, और चौथा विकल्प है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। अब आपको बताना है उचित उत्तर क्या होगा। जब भैया गुण के विपरीत नाम होता है तब उसको बोल सकते हैं आँख का अंधा, नाम नयन सुख। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका आता है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से 3 विकल्प एक समान है, इकलौता विकल्प कोई है जो उससे अलग है। अब अलग वाले को आपको पहचानना है, बताइएगा देखकर। पावक, अनिल, अनल और कृषाणु। अब इन चारों में कोई एक तो अलग है, कोई एक तो अलग है, बाकी 3 समान है। आपको बताना है पावक तो आग की पर्यायवाची होती है, अनल भी आग की पर्यायवाची होती है, कृषाणु भी आग की पर्यायवाची होती है, लेकिन अनिल ये अलग है। अनिल किसकी पर्यायवाची होता है, हवा की पर्यायवाची है। अनिल शब्द हवा की पर्यायवाची है, इस वजह से यह विकल्प आपका अन्य तीनों से अलग होगा। फिर आगे चलिएगा, अगला है पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। अब पुल्लिंग हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार, चारों में से बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब यहाँ पे अगर हम इसका प्रयोग करें सहाय क्रिया लगाकर या मेरा मेरी, अपना अपनी, अच्छा अच्छी, होता होती आदि शब्दों का प्रयोग करके हम इनके लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। अब बताओ कैमरे के आगे मैं बोलूँ अच्छा कैमरा कि अच्छी कैमरा। फिर पायल पहना जाता है कि पहनी जाती है। फिर प्लेट और उसके बाद तलवार। चारों में से आपको ढूंढना था पुल्लिंग शब्द, तो आपका ए विकल्प सही होगा, कैमरा आपका सही होगा। कैमरा पुल्लिंग होगा, बाकी तीनों के तीनों स्त्रीलिंग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कहने का आशय 3 तो सही होंगे, एक अनुचित मेल वाला होगा, वही आपको पहचानना है। 12वें प्रश्न पर लिखा गया है जो वर्णन से बाहर हो वर्णनातीत होगा। फिर आगे है जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता, यानी कि क्या लिखा गया है सामिस, और जो पहरा देता है प्रहरी। ये आपका सी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि इसी में बेमेल लिखा गया, बाकी तीनों के विकल्प सही हैं। और जो आमिष नहीं खाता उसे निरामिष कहेंगे, सामिष नहीं कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। झाग से भरा हुआ उसे तो फेनिल कहेंगे, जो वचन से परे हो वाचाल, सारा बनाने वाला कलवार, जंगल में लगने वाली आग दावानल। और आपको पहचानना क्या है
किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी कि जो सार्थक नहीं है वो आपको पहचानना है। तो जो वचन से परे हो उसके लिए वाचाल थोड़ी होता है। वाचाल का अर्थ क्या होता है? जो बहुत बोलता है, बोलने में प्रवीण होता है, बोलने में तेज होता है, उसे वाचाल कहते हैं। ये वाला विकल्प आपका अनुचित है, सार्थक अर्थ वाला नहीं है, बाकी सारे सही हैं। चलिए आगे है 14वें नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म। आपको चारों विकल्पों में से ये पहचानना है कि चारों में से कि एक दूसरे के पर्यायवाची कौन से हैं। क्या प्रजापति ब्रह्मा का, चाकर सेवक, लेकिन ग्रीष्म का शीत नहीं होगा। फिर आगे ब्रह्मा को नौकर नहीं कहेंगे, सेवक को या विधाता या ताप नहीं होगा क्योंकि इसमें क्रमबद्धता संबंधी अशुद्धि है। चतुरानन ब्रह्मा को कहेंगे, वृत्त माने सेवक और निधाग माने होता है ग्रीष्म। ये आपका सी वाला विकल्प सही होगा। सी वाला विकल्प क्या होगा? सही होगा। बाकी विधि माने तो ब्रह्मा होते हैं, विप्र माने ब्राह्मण होते हैं, गर्मी तो ग्रीष्म का है, लेकिन तीनों अलग अलग तीनों के पर्यायवाची होने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम बताइएगा। ऋजु का अर्थ होता है सीधा। ऋजु का अर्थ होता है सीधा और इसका विलोम बताना है। ए ऑप्शन है सीधा, बी है सरल, सी है त्रिकोण और चौथा विकल्प है वक्र, क्योंकि वक्र माने होता है टेढ़ा। ऋजु का उल्टा होगा वक्र। आगे अब आप लोगों का आ जाता है गृहकार्य। गृहकार्य में साहित्य की पंक्तियों से संबंधित बातों को मैंने रखा है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। अब ये आपको उत्तर देना है। मैं इस पर आज कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जैसे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।